हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज हम फिर से एक और लेक्चर वीडियो लेके आए हैं इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड की। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉस थ्योरम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो है पहला टॉपिक इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो समझते हैं पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स बेसिकली क्या होता है, जो हमने इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स के बारे में पढ़ा था, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जो हमने पढ़ी थी, अगर वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स किसी एरिया को, मान लेते हैं ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर किसी एरिया को क्रॉस करती है तो उसे हम कहते हैं, वो भी किसके एरिया को, किसी कंडक्टर के एरिया को क्रॉस करती है तो उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये हो गया हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये इसका एरिया हम मान लेते हैं, इस पूरे का एरिया ds है, ds एरिया से क्रॉस कर रही है। तो फ्लक्स का जो सिंबल होता है वो होता है फाई ई। क्या कह रहा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग नॉर्मली, कैसा नॉर्मली, तो इसको भी समझेंगे भी नॉर्मली थ्रू द एरिया। ये हो गया बेसिकली एरिया। नॉर्मली का मतलब हो गया कि ये जो है इस सरफेस के परपेंडिकुलर होना चाहिए। ये जो सरफेस है हमारा, इसके क्या होना चाहिए, हमेशा परपेंडिकुलर होना चाहिए, राइट। तो ये तो बेसिकली मैग्नीट्यूड हो गया। अगर हम इसको केस लें इसका, बेसिकली एक कंडीशन मैं यहाँ ड्रॉ करता हूँ। केस अपने पास ये आ गया। इस बार क्या है, इलेक्ट्रिक लाइंस फोर्स जो है वो किसी एंगल पर, किसी एंगल पर क्रॉस कर रही है। अब इसमें समझना है, ये यहाँ तो मैग्नीट्यूड हो गया एरिया का, सरफेस एरिया का, लेकिन जब बात आएगी इधर एंगल पे तो ये होता है हमारा एरिया वेक्टर। अब एरिया वेक्टर का पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं कि एरिया वेक्टर होता क्या है। बेसिकली एरिया वेक्टर क्या होता है, जो आपके एरिया को रिप्रेजेंट करता है वेक्टर, उसे कहते हैं एरिया वेक्टर। अब कंडीशन होती है कि जो ये एरिया वेक्टर होता है, मान लेते हैं ये है इसका, अगर सरफेस ये है तो इसका एरिया वेक्टर ये हो गया, ए वेक्टर से रिप्रेजेंट कर दो या डेल्टा एस वेक्टर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, हमेशा उस सरफेस पे रहेगा नॉर्मली। जैसे देखो ये सरफेस क्या है, नॉर्मली। अगर सरफेस हम ऐसे कंसीडर कर रहे हैं तो ये इस रहेगा इसके नॉर्मली। क्लियर। इट मीन्स एरिया वेक्टर हमेशा ये मान लेते हैं सरफेस है तो ये एरिया वेक्टर है ऊपर की तरफ, ये एरिया वेक्टर। अगर सरफेस ऐसा हो जाता है तो इसका 90 डिग्री ये ऐसे हो जाएगा। सरफेस ऐसा हो गया तो इसका 90 डिग्री ऐसा। सरफेस जैसे चेंज करता जाएगा तो एरिया वेक्टर तो हमेशा नॉर्मली रहेगा। क्लियर। एरिया वेक्टर क्या होगा हमारा, नॉर्मली रहेगा। तो अगर मैं यहाँ पे ये मैंने एक एलिमेंट ले लिया, एरिया एलिमेंट ds। क्लियर। ये हो गया ds। अब इसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये, इसको ऐसे भी ले सकते हैं, ये एरिया वेक्टर हो गया। अब हमारा जो फ्लक्स होता है बेसिकली वो कहता है कि नॉर्मल कंपोनेंट होना चाहिए हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का, नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ ई और इनटू सरफेस एरिया, राइट। अब नॉर्मल कंपोनेंट ये इस एरिया वेक्टर के साथ एंगल बना रहा है थीटा। ये हो गया, रिजॉल्व करेंगे ई को, ये हो गया ई साइन थीटा और ये हो गया ई कॉस थीटा। अब सरफेस के नॉर्मली अगर देखें ध्यान से तो ये हो रहा है ई कॉस थीटा। तो फ्लक्स इक्वल्स टू क्या बन रहा है हमारा, ई कॉस थीटा इंटू डेल्टा एस। अब इसका फॉर्मूला जो है वो बन जाएगा हमारा ई डी एस कॉस थीटा। बेसिकली ये हमारा कॉन्सेप्ट होता है हमारा एग्जैक्टली। ये तो हमारा क्या है, सिर्फ मैग्नीट्यूड। अब इसकी हेल्प से हम वेक्टर में भी निकाल सकते हैं इसको और मैग्नीट्यूड में भी निकाल सकते हैं। तो फ्लक्स जो होता है वो होता है हमारा ई डी एस कॉस थीटा, राइट। क्योंकि ये क्या हो गया था, हमें चाहिए था सरफेस के नॉर्मल, तो हमने सरफेस के नॉर्मल, ये तो हो गया सरफेस के पैरेलल, तो इस कंपोनेंट को हमने नहीं कंसीडर किया। तो ई डी एस, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ई वेक्टर डॉट
डेल्टा एस वेक्टर। क्लियर? तो इसको ऐसे भी देख सकते हैं क्योंकि ए बी कॉस थीटा होता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो हमने वही किया है। क्लियर? अब इसमें एक दो केसेस थोड़ा समझते हैं हम जरा, अलग अलग सिचुएशंस के लिए। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कंडीशन है कि अगर हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो यूनिफॉर्म नहीं है, ये कोई भी कंडक्टर है, इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड है मान लेते हैं वो यूनिफॉर्म नहीं है, अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है, कहीं E1 है कहीं E2 है। तो मैंने मान लिया, अब लोगों ने कंसीडर किया ये एक इधर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है E1, जबकि ये है एरिया वेक्टर DS1, राइट? ये हमने सरफेस ले लिया DS1। क्लियर? अब हम क्या करेंगे, सिंपली देखेंगे DS1 ये होता है अपना सरफेस के नॉर्मल ही होना चाहिए, DS1 एंगल मान लो थीटा बनाना है। क्लियर? अब इस बॉडी के पास, इस कंडक्टर के पास ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे, अलग अलग सरफेस एरिया होंगे, सबकी अलग अलग क्या होगी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, किसी के पास E2 है, किसी के पास E3 है, किसी के पास, फिर इसको हम कॉम्पोनेंट रिजॉल्व करेंगे। क्लियर? तो अपना कॉम्पोनेंट रिजॉल्व का तो कॉन्सेप्ट पीछे कर चुके हैं। तो अपना जो नेट फ्लक्स क्या होगा इसका, तो नेट फ्लक्स होगा वो क्या होगा कि फाई ई इक्वल्स टू, क्लियर, फाई ई इक्वल्स टू E1 DS1, राइट, प्लस E2 DS2, ऐसे चलता रहेगा। n एलिमेंट्स है इसके पास, En DSn, राइट? तो ऐसे हो जाएगा ये। अगर अब यहाँ पे देखिए 1 + 2 + 3 ऐसे DS में चल रहा है, DS1 DS2 और DS3 DSn तक चल रहा है, तो इसको हम समेशन की टर्म में लिख सकते हैं कि EI वेक्टर डॉट DSI वेक्टर, यहाँ पे I स्टार्ट हो रहा है 1 से, खत्म हो रहा है n पर। तो ये हो गया हमारा बेसिकली, अगर हमारा क्या नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और बॉडी बहुत बड़ी है, तो उसमें हम क्या करेंगे, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने के बाद उसके हर एक पार्ट्स पे फ्लक्स निकालेंगे। नेट फ्लक्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, उन सारे पार्ट्स के फ्लक्स का सम कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा नेट फ्लक्स। क्लियर? अब कंडीशन, एक और कंडीशन ले लेते हैं। अगर बॉडी के हमारे पास, यानी जो सरफेस है वो क्लोज्ड है, तो क्लोज सरफेस के लिए हमें कुछ नहीं करना। अगर फ्लक्स निकालना है क्लोज, तो हम कर देंगे इंटीग्रेशन ऑफ EDS का अक्रॉस उसका सरफेस, तो ये हो जाएगा हमारा फ्लक्स। ठीक है? तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यहाँ पे खत्म। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है हमारा गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। बेसिकली इसके जो एप्लीकेशंस होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम से पूछे जाते हैं और इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं। तो इसके एप्लीकेशन को तो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। पहले याद समझते हैं कि गॉस थ्योरम होती क्या है। तो बेसिकली गॉस थ्योरम कहता है कि जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है किसी भी क्लोज सरफेस से, सबसे पहली बात तो ये सिर्फ क्लोज सरफेस के लिए एप्लीकेबल है, वो मैंने कंडीशन डाल दी है, सिर्फ क्लोज सरफेस के लिए ये एप्लीकेबल होती है। किसी भी क्लोज सरफेस से क्या कह रहा है, जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, तो वो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स उस क्लोज सरफेस के पास अंदर जितना चार्ज है उसके 1/ε0 टाइम्स होता है, ये कहता है हमारा। तो सिंपली क्या, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा उसके अंदर जो चार्ज है उसका 1/ε0 टाइम्स होगा। अभी हमने पढ़ा है पीछे कि जो क्लोज सरफेस होता है उसके लिए हम फ्लक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ एस EDS, राइट, वेक्टर्स। उसका cos थीटा हम जब भी ओपन करेंगे तो cos थीटा पे एंगल्स हम कंसीडर कर लेंगे। तो ये बेसिकली छोटा सा एक लॉ है जिसको हम अप्लाई करेंगे धीरे करके। क्लियर? अब इसकी कंडीशंस होती है कुछ, उसका थोड़ा सा उनका ध्यान रखना होता है कि फर्स्ट कंडीशन जो मैंने अभी बताया कि ये सिर्फ क्लोज सरफेस के लिए एप्लीकेबल है, ओपन सरफेसेस के लिए एप्लीकेबल नहीं होता। दूसरा, सिर्फ हम चार्ज और चार्ज जो कंसीडर करेंगे वो बॉडी के अंदर का, यानी इनसाइड चार्ज कंसीडर करेंगे, आउटसाइड चार्ज कंसीडर नहीं करेंगे।
आउटसाइड चार्ज से भले ही फ्लक्स बन रहा हो बट उससे हमारा कोई रिलेशन नहीं है इस थ्योरम के अकॉर्डिंग। जो फ्लक्स होगा टोटल वो अंदर के चार्ज की वजह से होना चाहिए। ठीक है, तो ये है इसका बेसिकली कंडीशंस। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा गॉस थ्योरम का प्रूफ, यानी जो भी हमने स्टेटमेंट अभी पढ़ी थी और जो ड्रॉ किया था फॉर्मूला उसको हम प्रूफ करते हैं। तो सबसे पहले किसके लिए, एक क्लोज सरफेस के लिए, तो यहाँ पे हम सरफेस लेते हैं, एक स्फेरिकल सरफेस हमने यहाँ पे लिया, ये एक स्फेरिकल सरफेस लिया जिसका रेडियस है r और इसके सेंटर पे चार्ज q रखा हुआ है। तो हमने पहले क्या करा, यहाँ पे एक ds एलिमेंट को कंसीडर कर लिया, राइट। ये ds एलिमेंट हमने यहाँ से ये कंसीडर कर लिया जिसकी डायरेक्शन कैसी होती है, सरफेस से नॉर्मली, क्लियर। और प्लस क्यू चार्ज है तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जाएगी बाहर की तरफ, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो गई है ई वेक्टर, क्लियर। यहाँ जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है थीटा इक्वल्स टू 0, क्योंकि दोनों एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है, क्लियर। तो अब अपने पास क्या है, गॉस थ्योरम प्रूफ करना है हमें। तो गॉस थ्योरम के लिए हमें चाहिए होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और दूसरा चाहिए होता है एरिया वेक्टर। तो अभी पहले हम निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q charge at any point on S के किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं इस चार्ज की वजह से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने पढ़ा वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R स्क्वायर, क्लियर। अब ये ds हमारे पास क्या एलिमेंट छोटा था, इस ds एलिमेंट की वजह से हम यहाँ पे फ्लक्स निकालते हैं। तो फ्लक्स थ्रू एरिया ds, तो इससे क्या होगा, इससे फ्लक्स हो गया डी फाई कॉस्ट हो गया ई डी एस कॉस थीटा। तो ई डी एस थीटा है अपने पास 0, कॉस 0 होता है 1, ये आ गया ई डी एस, ये है जब स्मॉल एरिया है अपने पास डी एस। अब हमें क्या निकालना है, टोटल फ्लक्स थ्रू, तो इस सरफेस को एस मान लिया, थ्रू सरफेस, इस पूरे सरफेस एस की वजह से जो भी टोटल फ्लक्स होगा वो निकालते हैं। टोटल फ्लक्स निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस क्लोज सरफेस का इंटीग्रेशन, राइट। ई बाहर आ गया, यहाँ इंटीग्रेशन हो रहा है ds का इंटीग्रेशन आएगा s, क्लियर। ds का dx का इंटीग्रेशन x होता है तो ds का इंटीग्रेशन s क्या है यहाँ पे, सरफेस एरिया, वो भी किसका, स्फीयर का। चलिए E की वैल्यू हम ऊपर से पुट कर देते हैं, ये फर्स्ट इक्वेशन यहाँ से, और सरफेस एरिया हमें पता है स्फीयर का होता है 4 पाई r स्क्वायर, तो पुट करते हैं उसको। फ्लक्स इक्वल्स टू हो गया हमारा E है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय r स्क्वायर, एरिया हो गया 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल, तो ये हो गया Q एप्सिलॉन नॉट। यही है हमारा गॉस थ्योरम, हमें इसी का प्रूफ करना था, तो ये हमारा प्रूफ हो गया है यहाँ पे, क्लियर। तो चलिए एक बार जरा पीछे स्टार्ट करते हैं, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका भी। अब हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हमारा गॉसियन सरफेस, क्लियर। अब क्या होता है, जैसे कि अभी हमने पढ़ा गॉस थ्योरम के बारे में कि उसमें क्या होना चाहिए, एक तो क्लोज सरफेस होना चाहिए, ठीक है। अब कभी कभी कंडीशन ऐसी होती है अपने पास, ऐसा केसेस आ जाएंगे जहाँ पे सरफेस कई बार या चार्ज होगा वो सरफेस के अंदर नहीं होता, तो उस केसेस में हम क्या करते हैं, एक हाइपोथेटिकली एक सरफेस इमेजिन करते हैं, उस पूरे चार्ज को कवर करने के लिए, क्लोज करने के लिए, उस हाइपोथेटिकली सरफेस को हम कहते हैं गॉसियन सरफेस। तो एनी हाइपोथेटिकली क्लोज सरफेस एनक्लोजिंग अ चार्ज इज कॉल्ड सरफेस, गॉसियन सरफेस ऑफ दैट चार्ज। गॉसियन सरफेस होना चाहिए सरफेस ऑफ दैट चार्ज, ठीक है, वो हो गया आपका गॉसियन सरफेस। अब
अपने को इसमें कुछ दो बातें याद रखनी है। एक तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो क्या रहेगी, उस गॉसियन सरफेस पे सेम रहेगी हर पॉइंट पर, राइट, क्योंकि चार्ज से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती है वो यूनिफॉर्म निकलती है, हम यूनिफॉर्म चार्ज ले रहे हैं तो वो तो सेम रहेगी। और जो एंगल होगा एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के बीच में वो भी कैसा रहेगा, सेम रहेगा हर पॉइंट पर। ये दो बातें हमें याद रखनी है, क्लियर। जैसे कि मान लीजिए ये एक सरफेस है, ये किसी चार्ज को इनक्लोज कर रहा है, ये क्यू चार्ज को, अब इससे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे भी जाएगी, ऐसे भी जाएगी, ऐसे भी जाएगी, ऐसे भी जाएगी, अलग अलग। अब यहाँ पे जो एरिया वेक्टर होगा वो ये हो गया, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इधर एंगल आ गया 0, यहाँ एरिया वेक्टर हो गया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगेन एंगल 0। तो ऐसे करके क्या होगा, हर एरिया वेक्टर पर एंगल क्या आ रहा है, अपना कांस्टेंट आ रहा है, यानी सेम आ रहा है। तो ये बातें हमको थोड़ी सी याद रखनी है, छोटा सा टॉपिक है, बस इसको याद रखना है और इसी के हेल्प से हम आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जब हम एप्लीकेशंस करेंगे, राइट। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है, अब हमें क्या करना है, कूलम्ब्स लॉ बनाना है गॉस थ्योरम की हेल्प से, यानी कूलम्ब्स लॉ जो हमने पढ़ा था फोर्स वाला उसको ड्राइव करेंगे हम गॉस थ्योरम की हेल्प से। सेम वैसा ही है ये स्टार्टिंग इसका, जैसे कि गॉस थ्योरम का प्रूफ है। ये एक स्फीयर चार्ज q है, इसके पास रेडियस r है, यहाँ एक एरिया एलिमेंट लिया ds, अगेन इस पे से ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई और ये एरिया वेक्टर हो गया, जिसकी वजह से थीटा आ रहा है अपने पास 0। किसकी हेल्प से करना है, गॉस थ्योरम। तो हम गॉस थ्योरम से का यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम। अब गॉस थ्योरम क्या कहता है कि EDS ऑफ क्लोज सरफेस इक्वल्स टू होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, राइट। EDS इक्वल्स टू Q अपॉन, अब EDS अगर रिजॉल्व करें तो ये बन रहा है EDS cos, एंगल है 0, डायरेक्ट कर देते हैं cos 0 1, तो ये आ गया EDS, E बाहर आ गया, इंटीग्रेशन हो गया ds का, ये आ गया Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ds बोले तो S, और अभी बताया था S क्या है, सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया आ गया 4 पाई r स्क्वायर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ से E की वैल्यू निकालेंगे तो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये फिर से वही आगे जो होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमने यहाँ से कर लिया। अब गॉस थ्योरम यानी इट मींस गॉस जो लॉ है उसको प्रूव करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू चेक करने के लिए यहाँ पे हमने एक टेस्ट चार्ज रखा होगा। क्या कर दिया, इफ अ टेस्ट चार्ज Q0 is placed on सरफेस S, S सरफेस पे, इस सरफेस S पे हमने एक टेस्ट चार्ज रखा, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ आ गई। तो इस पे फोर्स क्या लगेगी, तो फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज Q0 क्या होगा, वो F इक्वल्स टू Q0 इंटू E, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से E अपने पास आ ही चुका है, ये आया 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R स्क्वायर। इसको जरा अरेंज कर देते हैं, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 बाय, कूलम्ब्स लॉ यही कहता है ना कि 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल डिस्टेंस का स्क्वायर के। तो ये अपना यहाँ पे कूलम्ब्स लॉ प्रूफ हो गया है गॉस थ्योरम की हेल्प से। तो ये एक टॉपिक था, ये कभी कभार CBSE में पूछ लिया जाता है 1 नंबर या 2 नंबर में, तो इसको एक बार नोट कर लीजिए। चलिए अब क्या है, ये अब ये थे हमारे बेसिक से छोटे छोटे से टॉपिक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे गॉस थ्योरम हमने यहाँ कर ली। अब 1-2 क्वेश्चन इस पर हम प्रैक्टिस कर लेते हैं, जिससे हमारा ये और क्लियर हो जाएगा। तो चलिए, पहला जो क्वेश्चन है वो बहुत बेसिक सा है, बहुत ईजी है और कई बार एग्जाम से पूछा भी गया है। क्या कह रहा है, कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ईच ऑफ द 6 फेसेस ऑफ क्लोज्ड क्यूब ऑफ लेंथ L
इफ अ चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट इट्स सेंटर। तो जरा इसको समझिए, ये एक क्यूब है, इस क्यूब के सेंटर पे चार्ज रखा है क्यू, राइट। इसकी लेंथ है एल, इट मींस ये सारी लेंथ हो गई इसकी एल, राइट। तो इसके 6 फेसेस बनते हैं, इसके 6 फेसेस, हर एक फेस पे हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये तो क्लोज सरफेस हो गया, इसके अंदर सेंटर पे है कहीं। अब हमने पढ़ा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, पहले हम निकाल लेते हैं इस पूरे क्यूब की वजह से। बेसिकली क्या होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्लोज सरफेस के लिए, चार्ज अपॉन में। अब इसके फेसेस कितने बनते हैं, इसके बनते हैं 6 फेसेस, राइट। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इतना है, तो ये क्या होगा, 6 फेसेस वो भी इक्वली है, तो सब में इक्वली डिवाइड हो जाएगा। तो एक फेस की वजह से थ्रू ईच फेस कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 1/6 इंटू Q/6 से डिवाइड कर देंगे, इक्वली डिवाइड हो जाएगा। ये बहुत बेसिक सा था, ये सिर्फ हमने अप्लाई करना सीखा है, कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं इसकी हेल्प से। तो एक बार इसको नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, वो थोड़ा सा उससे और थोड़ा सा आगे स्टेप बढ़ जाएगा थोड़ा सा। क्या कह रहा है, एक सिलेंडर इज प्लेस्ड इन अ uniform electric field with its axis parallel to field, show that the total electric flux through the cylinder is 0। क्या कह रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट टू राइट जा रही है, और ये कैसी है, इस सिलेंडर के एक्सिस के पैरेलल है, वो हमें दिखाई दे रहा है पैरेलल है। तो इस पे टोटल सिलेंडर पर क्या कह रहा है, जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 ही हमें प्रूव करनी है। बेसिकली सिलेंडर के हमें 3 सरफेस एरिया बन रहे हैं, 2 राइट और लेफ्ट, जो कि हमारा क्या है सर्कल, और एक बन रहा है हमारा लेटरल सरफेस एरिया, जो कि हो गया ये। अब एरिया वेक्टर की बात करें हम, तो हम फ्लक्स निकाल रहे हैं नेट। तो बेसिकली क्या होगा, कैसे निकालेंगे, देखिए ये एरिया वेक्टर ये एक हो गया, तो निकालने का मेथड क्या होता है, हमें सिंपली कि हमें इस फेस का फ्लक्स, सेकंड का फ्लक्स और थर्ड फ्लक्स को ऐड करना है, राइट। अब इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, ई डी एस। अब एंगल की बात आती है, फर्स्ट फेज से स्टार्ट करते हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ये एरिया वेक्टर नॉर्मली इधर होगा, तो एंगल कितना है दोनों के बीच में, cos 180। दूसरा सरफेस की बात कर रहे हैं, जो कि हमारा लेटरल सरफेस है, एरिया तो अपना सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड तो अपनी पैरेलल है इस तरफ, एरिया वेक्टर इसका ऊपर की तरफ है, एंगल आ रहा है 90। चलिए दूसरा क्या है, एरिया वेक्टर भी इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर है, पैरेलल हो गया, तो एंगल आ रहा है अपने पास 0 माइनस ये हो गया एडीएस, राइट। ये हो गया cos 90 0 और cos 0 होता है 1, तो EDS। अब माइनस EDS प्लस EDS क्या होता है, कैंसिल आउट, तो फ्लक्स हमारा जो है वो 0, ये प्रूफ करना था, ये हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, ये क्या कह रहा है, एक होलो सिलेंडर बॉक्स ऑफ लेंथ 1 मीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 25 centimeter square is placed in a 3-dimensional coordinate system as shown in figure. The electric field in the region is given by E equals to 50 x I cap, where E is in Newton per coulomb and x is in meter. First find net flux through the cylinder. Second point, the charge enclosed by the cylinder. राइट क्या कह रहा है, एक होलो सिलेंडर है, इसको दोबारा से रिक्रिएट करते हैं पहले इस डायग्राम को, क्लियर। पहले एक बार इसको रिक्रिएट कर लेते हैं डायग्राम।
ये हो गया। चलो एक बार इसको रिक्रिएट करते हैं डायग्राम को। तो ये कोऑर्डिनेट सिस्टम हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है। ये हो गया एक्स। यहाँ पे एक होलो सिलेंडर है ऐसे, राइट। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो है एक्स डायरेक्शन में, ये दे रखा है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। ये डिस्टेंस अपने को दे रखा है 1 मीटर और इसकी लेंथ भी है 1 मीटर। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमें दे रखा है यहाँ पे 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसके दो फेसेस हैं, सिंपली इस फेस पे निकालने की जरूरत नहीं होती है, पता चल गया क्योंकि इस पे हमेशा जीरो हो जाएगी। अभी हमने जस्ट प्रूफ किया था, क्योंकि इस पे एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ बनता है, इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल है एक्सिस के, तो एंगल 90 बनाएगा, 90 0। तो यहाँ पे एक तो हो गया ये राइट फेस वाला, राइट, यहाँ पे राइट। ये फेस हो गया अपना लेफ्ट, जिसमें फ्लक्स यानी जिसका एरिया वेक्टर आएगा ऐसे, इसको भी एरिया वेक्टर ले लेते हैं। ये हो गया इसका एरिया वेक्टर, ठीक है। एक एरिया वेक्टर यहाँ आ गया इसका ds ऑफ राइट का, ये ले लिया हमने ds लेफ्ट के लिए। क्लियर। तो एंगल का गेम है इसमें सारा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, एरिया वेक्टर भी इसके पैरेलल है, तो एंगल आ जाता है यहाँ पे 0। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रही है, एरिया वेक्टर एंगल आ गया 180। तो एक एक करके हम दोनों के लिए कैलकुलेट करते हैं। पहले गिवन डेटा लिख लेते हैं। इसकी लेंथ 1 मीटर है, एरिया कितना है अपने पास, वो आया है अपने पास 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि हो जाएगा 25 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। क्लियर। ई की वैल्यू है 50 xi, राइट। तो ये तो वेक्टर में जो दे रखा है, तो हम एरिया वेक्टर को भी वेक्टर में लेंगे, तो वो दोनों क्या होगा, i डॉट i 1 हो जाता है। इसे हम एंगल के टर्म में इसको कन्वर्ट करेंगे। क्लियर। तो पहले हम ले लेते हैं लेफ्ट फेस। एट लेफ्ट फेस, अगर लेफ्ट फेस में देखें तो जो डिस्टेंस है ये आ रहा है 1 मीटर। इट मीन्स x अपने पास आ रहा है 1 मीटर। तो e फॉर लेफ्ट के लिए कितना हो जाएगा 50 इंटू 1, ये हो गया 50 न्यूटन पर कूलम। क्लियर। फ्लक्स निकालेंगे, तो लेफ्ट फेस के लिए फ्लक्स हो गया फाई एल, क्या होता है इसके लिए ई एल इंटू एरिया ए इंटू कॉस 180, राइट। ई एल आया है 50, एरिया है 25 इंटू 10⁻⁻⁴, कॉस 180 होता है -1। तो 5 इंटू 25 होता है 125, इसका माइनस में नहीं आ रहा है, इसका 0 और इसका ये हो गया 10⁻⁻3, ये हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, राइट। चलिए फ्लक्स निकल गया यहाँ पे। क्लियर। ये आ गया लेफ्ट फेस के लिए। अब आती है राइट। अब राइट फेस यहाँ पे, यहाँ से लेके ये जो डिस्टेंस है ये हो गया 1 + 1 2। तो अगर हम राइट फेस की बात करेंगे एट राइट फेस, तो x इक्वल्स टू कितना आ गया 2 मीटर। x 2 मीटर आ गया, तो राइट फेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी 50 इंटू 2, दैट इज 100 न्यूटन पर कूलम, राइट। ये हो गया। फ्लक्स कितना आ जाएगा ई आर इंटू एरिया कॉस 0, ये है 100 25 10⁻⁻⁴, कॉस 0 होता है 1। एक 0 इसके साथ लगा देते हैं और एक 0 इससे सॉल्व कर देते हैं, 10⁻⁻3। पावर सेम रहेगा तो हमें सॉल्व करने में इजी रहेगा। पर कूलम, राइट। ये आ गया। अब निकालना में नेट फ्लक्स। तो नेट फ्लक्स क्या हो गया, हम क्या करते हैं लेफ्ट और राइट को ऐड कर देते हैं। लेफ्ट वाला जो आया है वो आया -125 इंटू 10⁻⁻⁴,
-3, यह है 125 इंटू 10⁻³ सॉरी यह है 250। तो ये आ गया वैल्यू सॉल्व हो गया 125 इंटू 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर। तो ये तो आ गया नेट फ्लक्स। सेकंड पार्ट में बोला था हमें इसमें चार्ज कितना है वो निकालना है। सेकंड स्टार्ट करते हैं, तो हम लगा देते हैं गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम कहता है कि जो टोटल फ्लक्स होता है वो चार्ज अपॉन में एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। तो चार्ज कितना हो गया अपने पास, टोटल फ्लक्स इनटू एप्सिलॉन नॉट। फ्लक्स आया 125 इंटू 10⁻³ ये होता है 8.85 इंटू 10⁻12। इसको सॉल्व करने की वैल्यू है 1.1 इंटू 10⁻12 कूलम। तो ये था हमारा क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी बार आते हैं सीबीएसई में, तो आप इसको कर सकते हैं। तो दोबारा से स्टार्ट करते हैं, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, और इसका इस टाइप के क्वेश्चन कई बार आपको क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर वाला कराई दिया। क्यूब और क्यूबॉइड में भी बहुत मिलेंगे, एनसीईआरटी में भी आपको मिल जाएगा, तो इसकी प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ स्फीयर S1 ऑफ रेडियस R1 enclosed a net charge Q if there is another concentric sphere S2 of radius R2। कंडीशन है R2 is greater than R1, enclosing charge 2Q, find the ratio of the electric flux through S1 and S2। पहला क्या कर रहा है, एक सरफेस है S2 जिसका रेडियस R2 है, दूसरा है S1 जिसका रेडियस R1 है, और इनके सेंटर पे रखा हुआ है चार्ज Q। यानी S1 के अंदर हो गया चार्ज Q और S2 के अंदर हो गया चार्ज 2Q और Q। क्लियर, यही कह रहा है ना। S2 के पास दो चार्ज हो गए 2Q और Q, क्योंकि इसके अंदर कितना चार्ज इनक्लोज है, 2Q प्लस Q, इट मींस 3Q। जबकि S1 के पास सिर्फ चार्ज है Q। तो इसी चीज का हमें थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना है। तो फर्स्ट पार्ट क्या करा, रेशियो निकालना है हमें। तो पहले हम निकालते हैं फ्लक्स थ्रू S1। तो S1 के पास चार्ज को ले लेते हैं 5 चार्ज Q है और नीचे एप्सिलॉन नॉट, यही होता है। अगर हम निकालेंगे फ्लक्स थ्रू S2 तो ये हो जाएगा 5 S2 के पास चार्ज है 2Q प्लस Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया 5 3Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो रेशियो में जो निकालना है S1 और S2 का निकालना है, इट मींस 5 अपॉन में 5 यह है Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट अपॉन में 3Q, यह आ गया 1/3। इट मींस रेशियो आ गया एप्सिलॉन रेशियो सॉरी 5 रेशियो 5 इक्वल्स टू 1/3। फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है। सेकंड, हाउ विल द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू स्फीयर S1 चेंजेस इफ अ मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K इज इंट्रोड्यूस्ड इन द स्पेस इनसाइड S1। कह रहा है S1 के अंदर जो स्पेस है इसको अगर हम किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम से फिल कर दें और उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, तो देखिए पहले तो हमने यहाँ निकाल लिया है Q अपॉन, ये है डाइलेक्ट्रिक से पहले वाला फ्लक्स। अब कंडीशन क्या है, when dielectric medium of constant K is introduced in space के बीच में अगर इंट्रोड्यूस कर दिया जाए, तो हमने पढ़ा है एप्सिलॉन m अपॉन में एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू होता है K। वहाँ से जो एप्सिलॉन m होता है वो होता है K टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट। तो 5 डैश से हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, ये m की वैल्यू यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर देंगे K टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट, और Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट था हमारा 5, तो ये कितना हो गया 1 अपॉन K टाइम्स, तो 1 अपॉन K टाइम्स ये चेंज हो जाएगा। क्लियर,
तो ये आ गया आपका। कई बार ऐसा भी पूछ लेता है कि इसके बीच में सिर्फ डाइलेक्ट्रिक मीडियम भर दें तो S1 पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो इसका S1 पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि ये जो मीडियम है वो S1 के सरफेस से बाहर है, राइट। ये था अपना क्वेश्चन, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये थी आज की हमारी वीडियो जिसमें हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉस थ्योरम को कवर किया और उससे रिलेटेड कुछ छोटे छोटे से न्यूमेरिकल्स किए, राइट। अब नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इसके एप्लीकेशंस। तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।